नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। सुबह के 7 बजे आइए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। ललित मोदी ने ट्वीट करके अब रॉबर्ट वाड्रा को घेरने की कोशिश की है। ललित मोदी ने वाड्रा की देश विदेश की 31 संपत्ति के बारे में जानकारी देते हुए पूछा है कि अब वो अपनी इन संपत्तियों के बारे में क्या कहेंगे। ललित मोदी ने भारत के वित्त मंत्री से भी सवाल किया है कि आखिर जेटली उन्हें कब तक बचाएंगे। ललित मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि वाड्रा का बैंकॉक में होटल है, दुबई के मशहूर पाम जुमेरा में विला है, लंदन के ब्रिंस्टन स्क्वायर में फ्लैट है, लंदन के रिवर साइड में उनकी इमारत है। ललित मोदी ने वाड्रा की इन संपत्तियों के बारे में कांग्रेस से सवाल पूछा है। पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डेडलाइन खत्म होने के बाद ईडी ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की तैयारी कर ली है। वहीं जयपुर के ADJ कोर्ट ने आमेर में सरकारी हवेलियों की खरीद के मामले में ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल मोदी समेत 4 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 3 सितंबर तक कोर्ट में जवाब पेश करने का आदेश दिया है। 2010 में दायर की गई एक याचिका में आरोप लगाया गया कि हवेलियां सरकारी थीं और खरीद फरोख्त पर रोक थी। बावजूद इसके ललित मोदी ने अपनी कंपनी सिटी हेरिटेज कंस्ट्रक्शन के जरिए हवेलियों की खरीद की। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन संसद में जबरदस्त हंगामा रहा। राज्यसभा को 4 बार स्थगित करना पड़ा। ललित मोदी पर सुषमा जवाब देने को तैयार थी, लेकिन कांग्रेस चर्चा के लिए तैयार नहीं थी। सेशन शुरू होते ही ललित गेट मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सदन में बहस को तैयार है, लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्ष ने कहा कि सिर्फ चर्चा से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस ने 2 टूक कह दिया कि सुषमा, वसुंधरा और शिवराज सिंह के इस्तीफे से कम उसे कुछ मंजूर नहीं, जबकि सरकार ने भी साफ कर दिया कि उसके नेता इस्तीफा नहीं देंगे। इस बीच कांग्रेस ने बुधवार को संसद परिसर में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसका नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी करेंगे। व्यापम और ललित गेट जैसे मामले पर सवाल उठाकर बीजेपी सांसद शांता कुमार ने आलाकमान की नाराजगी मोल ले ली है। उनकी चिट्ठी लीक होने से पार्टी के बड़े नेता खफा है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने शांता कुमार को मीडिया से बात न करने को कहा है। वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूडी ने तो यहाँ तक कहा कि शांता कुमार शायद कांग्रेसी प्रोपेगेंडा के प्रभाव में आ गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के पुराने नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि व्यापम घोटाले से NDA सरकार की छवि को धक्का लगा है और हम सब का सिर शर्म से झुक गया है। शांता कुमार ने अपनी चिट्ठी में वसुंधरा राजे या पंकजा मुंडे का नाम लिए बिना राजस्थान और महाराष्ट्र की घटनाओं का भी जिक्र किया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखे जाने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने IBN 7 पर सफाई दी। शांता कुमार के मुताबिक वो पत्र के एक-एक शब्द के साथ हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो चिट्ठी सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनके किसी करीबी ने फेसबुक पर ये गलती से अपलोड कर दी। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर घोटालों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। शांता ने चिट्ठी में लिखा है कि घोटाले की खबरों के चलते पार्टी कार्यकर्ताओं का सिर शर्म से झुक जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी व्यापम घोटाले पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायकों ने व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की रहस्यमय मौत को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगा। हंगामे की वजह से विधानसभा का प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि कांग्रेस और बीजेपी विधायकों में हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के तेवरों को देखकर लगता है कि आज भी विधानसभा की कार्यवाही शायद ही चले। मध्य प्रदेश सरकार व्यापम का नाम बदलने पर विचार कर रही है, लेकिन फिलहाल इस मामले में अभी कोई बिल विधानसभा में पेश नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार अब इस संस्थान का नाम बदलकर मध्य प्रदेश भर्ती प्रवेश परीक्षा मंडल करने जा रही है। गौरतलब है कि लगातार हो रही मौत और विवाद के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए महिला सुरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। 28 जुलाई को बुलाया गया ये विशेष सत्र 1 दिन का होगा। केजरीवाल सरकार के इस फैसले को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ उसका एक नया दांव माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस विशेष सत्र में मीनाक्षी मर्डर केस की जांच के लिए आयोग के गठन को मंजूरी दी जा सकती है। पिछले 5 महीने के कार्यकाल में दिल्ली सरकार का ये दूसरा विशेष सत्र होगा। इससे पहले वो पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के लिए 3 दिन का विशेष सत्र बुला चुकी है। दिल्ली में आनंद पर्वत थाने के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मीनाक्षी हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई। आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि मीनाक्षी मर्डर केस में दिल्ली पुलिस अपराधियों को संरक्षण प्रदान कर रही है। इसके बाद मंगलवार रात को राजेंद्र नगर थाने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक दिलीप पांडे भी कार्यकर्ताओं के साथ हंगामे में शामिल थे।
बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार निशाना साधने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अपनी हद में रहने की सलाह दी है। बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सतीश उपाध्याय ने कहा कि केजरीवाल ने हर मुद्दे पर बार बार पीएम का नाम खींचकर राजनीति को सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। तो बीजेपी के नेता श्याम जाजू ने कहा है कि केजरीवाल को अपनी सीमा में रहना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम के नाम वीडियो संदेश जारी कर न सिर्फ उन पर निशाना साधा है, बल्कि उनसे दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के हवाले करने की भी अपील की है। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में बीआरटी कॉरिडोर को बंद करने का फैसला किया है। मंगलवार को ये फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। दिल्ली सरकार ने कहा कि जनता की मांग पर यह फैसला लिया गया है। शीला सरकार ने दक्षिण दिल्ली में करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से इसे शुरू किया था ताकि सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन मिले, लेकिन इस पर लंबे समय से सवाल खड़े होते रहे हैं। बीआरटी कॉरिडोर के खिलाफ कई बार प्रदर्शन भी हुए थे। एक्ट्रेस श्रुति सेठ के बाद अब बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया ने पीएम मोदी के सेल्फी प्रेम की आलोचना की है, जिसके बाद नेहा ट्विटर पर मोदी समर्थकों के निशाने पर आ गईं। लोगों ने इसे नेहा धूपिया का सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका करार दिया। वहीं कुछ ने नेहा का समर्थन भी किया। मुंबई में बारिश के बाद हुए हाल पर नेहा धूपिया ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए ट्वीट किया था कि बस एक बारिश ने पूरे शहर को थाम दिया है। गुड गवर्नेंस का मतलब सेल्फी लेना या योग कराना नहीं होता, इसका मतलब अपने नागरिकों के जीवन को सुरक्षित करना है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के चीफ आतंकी हाफिज सईद ने पाकिस्तान सरकार को धमकी दी है। हाफिज सईद ने नवाज सरकार को भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने को लेकर आगाह किया है। हाफिज ने कहा है कि पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आना चाहिए और इस पर अपना रुख नहीं बदलना चाहिए। हाफिज ने ये भी कहा कि बिना कश्मीरी लोगों को साथ लिए इस मुद्दे पर भारत से रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। इससे पहले भी हाफिज सईद ने पाकिस्तान सरकार को ऐसी धमकी दी है। उधर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने ईद मिलन कार्यक्रम में कहा कि कश्मीर उनके लिए अहम मसला है। बासित ने कहा कि उफा की बातचीत से साफ है कि हम कन्फ्रंटेशन से कोऑपरेशन की तरफ बढ़े हैं और सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की इस ईद मिलन दावत में कश्मीरी अलगाववादी नेता, आम आदमी पार्टी के इलियास आजमी, इमाम बुखारी और दलेर मेहंदी समेत कई और मेहमान शरीक हुए। दावत में शामिल हुए हुर्रियत नेता मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि कश्मीर के लोग भारत पाक दोस्ती चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर होने वाली बातचीत में कश्मीरियों को भी शरीक किया जाए। उन्होंने बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की तर्ज पर समस्या के समाधान की कोशिश करने की सलाह भी दी। सरकार ने कट्टरपंथी कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को 9 महीने के लिए पासपोर्ट जारी कर दिया है। 2 महीने पहले अधूरी जानकारी को आधार बताते हुए गिलानी का पासपोर्ट एप्लीकेशन खारिज कर दिया गया था। गिलानी ने सऊदी अरब में अपनी बीमार बेटी से मिलने के लिए पासपोर्ट देने की मांग की थी। गिलानी के पासपोर्ट पर पीडीपी और बीजेपी आमने सामने आ गए थे। पीडीपी ने केंद्र सरकार से मानवीय आधार पर गिलानी को पासपोर्ट जारी करने की अपील की थी, लेकिन बीजेपी इस बात पर विरोध कर रही थी। बीजेपी की मांग थी कि पहले गिलानी अपनी भारत विरोधी टिप्पणियों के लिए माफी मांगे, फिर उनको पासपोर्ट जारी किया जाए। 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन की अर्जी खारिज कर दी। याकूब मेमन की सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन और राष्ट्रपति के पास दी गई दया याचिका पहले ही खारिज हो चुकी थी। ऐसे में मेमन को अब नागपुर के सेंट्रल जेल में 30 जुलाई की सुबह फांसी दी जा सकती है। राज्य सरकार पहले ही इसकी इजाजत दे चुकी है। मुंबई में हुए धमाकों में 257 लोगों की जान चली गई थी। टाडा कोर्ट ने 27 जुलाई 2007 को याकूब को आपराधिक साजिश का दोषी करार देते हुए सजाए मौत सुनाई थी। आखिर क्या है क्यूरेटिव पिटीशन? अगर याचिकाकर्ता को लगता है कि उसे सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला, तो क्यूरेटिव पिटीशन से उसे आखिरी एक मौका मिलता है। क्यूरेटिव पिटीशन तभी दाखिल की जा सकती है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया हो। क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठ जज करते हैं। याकूब के क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई चीफ जस्टिस HL दत्तू, जस्टिस TS ठाकुर और जस्टिस AR दवे ने की और थोड़ी ही देर में फैसला दे दिया। याकूब के वकीलों की दलील थी कि मेमन सिर्फ ब्लास्ट की साजिश में शामिल था, न कि धमाकों को अंजाम देने में। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दाऊद इब्राहिम के साथ प्रमुख साजिशकर्ता मेमन 10 दोषियों में शामिल है। इन धमाकों में याकूब के परिवार के 4 लोग शामिल थे। सीरियल ब्लास्ट का मुख्य आरोपी याकूब मेमन का बड़ा भाई टाइगर मेमन है, जो कि अब भी फरार है। याकूब अब्दुल रजाक मेमन मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन का छोटा भाई है। याकूब पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट था और वो अपने परिवार का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स है। नेपाल पुलिस ने उसे काठमांडू से गिरफ्तार कर CBI को सौंपा था। इस मामले में विशेष टाडा कोर्ट ने 10 अन्य दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया।
सुप्रीम कोर्ट के याकूब मेमन की फांसी की सजा को बरकरार रखने के फैसले के बाद अब याकूब ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को दया याचिका भेजी है। उधर याकूब की सजा बरकरार रखने के फैसले के बाद मुंबई, पुणे और नागपुर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी शुरू कर दी है। सभी आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हैं। दरअसल आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। आपको बता दें कि याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद अब उसे 30 जुलाई को फांसी दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों पर और दया नहीं दिखाने की अपील की है। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहले ही राजीव के हत्यारों की फांसी उम्र कैद में बदल चुकी है। इससे पहले मुरुगन की रिहाई पर लगी रोक को हटाने की मांग करने वाली एक अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अर्धसैनिक बलों को अभी 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलेगा। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार अर्धसैनिक बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना को लेकर कोई नीति नहीं बना रही है। रक्षा राज्य मंत्री ने ये भी बताया कि सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन के सिद्धांत को मंजूर कर लिया है। सेना के पूर्व कर्मचारी लंबे समय से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे हैं और अब अर्धसैनिक बलों के एक वर्ग ने भी ये मांग शुरू कर दी है। आसाराम केस में गवाह कृपाल सिंह की मौत मामले में नारायण नाम के शख्स को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। कल शाम जोधपुर कोर्ट परिसर से पुलिस से नारायण को गिरफ्तार किया। कृपाल मौत केस में शाहजहांपुर पुलिस को नारायण की तलाश थी। जोधपुर पुलिस ने नारायण को शाहजहांपुर पुलिस को सौंप दिया है। नारायण को आसाराम का समर्थक बताया जा रहा है। यौन शोषण के आरोपी आसाराम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जोधपुर जेल के सुपरिंटेंडेंट ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। वहीं इस मामले में जो ऑडियो टेप सामने आया है उसे आसाराम ने फर्जी करार दिया है। गौरतलब है कि शाहजहांपुर में पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस को एक ऑडियो क्लिप सौंपा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आसाराम ने कृपाल सिंह से फोन पर मामले को रफा दफा करने की डील की बात की थी। अब इस ऑडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर आसाराम मामले में सवाल खड़े होने लगे हैं। पुलिस इस ऑडियो की जाँच करा रही है। गुजरात के छोटा उदयपुर में खनन माफियाओं ने डीएम और एसडीएम पर ही हमला बोल दिया। डीएम और एसडीएम को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। खबरों के मुताबिक ओरसंग नदी में हो रही अवैध खनन की खबर मिलने के बाद वहां डीएम और एसडीएम छापेमारी करने के लिए गए थे। जब दोनों अधिकारियों ने खनन माफियाओं को पकड़ने की कोशिश की, तभी उन्हें ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। हालांकि दोनों अधिकारी इस हमले में बाल बाल बच गए। उज्जैन में शिप्रा नदी का पानी महाकाल मंदिर के गर्भगृह में घुस गया। सुबह की भस्म आरती भी घुटने भर पानी में खड़े होकर पुजारियों ने की है। यहाँ के पुजारियों के मुताबिक पिछले 50 सालों में ऐसा पहली बार देखा गया है जब शिप्रा नदी ने खुद महाकाल का अभिषेक किया है। हम आपको ये भी बता दें कि करीब 40 दिन पहले ही बारिश की कामना के लिए महाकाल मंदिर में पर्जन्य अनुष्ठान किया गया था और सालों का रिकॉर्ड तोड़कर पानी महाकाल मंदिर के गर्भगृह तक पहुँच गया। उज्जैन में शिप्रा नदी का पानी महाकाल मंदिर के गर्भगृह में घुस गया। सुबह की भस्म आरती भी घुटने भर पानी में खड़े होकर पुजारियों ने की है। यहाँ के पुजारियों के मुताबिक पिछले 50 सालों में ऐसा पहली बार देखा गया है जब शिप्रा नदी ने खुद महाकाल का अभिषेक किया है। हम आपको ये भी बता दें कि करीब 40 दिन पहले ही बारिश की कामना के लिए महाकाल मंदिर में पर्जन्य अनुष्ठान किया गया था और सालों का रिकॉर्ड तोड़कर पानी महाकाल मंदिर के गर्भगृह तक पहुँच गया। मुंबई में भारी बारिश की वजह से ट्रेन सेवा पर असर पड़ा और यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई के कई इलाके हिंदमाता, दादर और सायन में पानी भर गया। कार्टर रोड पर बारिश की वजह से पार्किंग की दीवार ढह गई, जिसकी वजह से कई कारों को नुकसान पहुंचा। मुंबई से सटे बसई और पालघर में बारिश से लोगों को खासी परेशानी हुई। चेंबूर में सबसे व्यस्त सड़क पानी में डूब गई। ठाणे के भिवंडी और कल्याण में भी पानी भर गया। सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर बारिश का बहुत बुरा असर पड़ा। पटरियों पर पानी भर गया और लोकल देरी से चली। वहीं सूरत से मुंबई आने वाली ट्रेनों को भी रोक दिया गया। मुंबई में मेट्रो का सफर महंगा हो सकता है। 31 अक्टूबर के बाद मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड ने किराए में बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगुवाई वाली मुंबई मेट्रो वन ने अधिकतम किराया 40 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए करने का सुझाव दिया है। हालांकि न्यूनतम किराए में इजाफे का कोई सुझाव नहीं है। दक्षिण दिल्ली में पकड़े गए सीरियल रेपिस्ट और किलर के बारे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रविंद्र ने 30 से ज्यादा बच्चों और बच्चियों के साथ रेप किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस अभी इन मामलों की जांच कर रही है। नए मामले झज्जर, बहादुरगढ़, कासगंज और फरीदाबाद में सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस सभी जगहों के पुलिस से संपर्क में है।
FIR के मुताबिक अब तक 11 मामले सही पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में छेड़खानी का विरोध करने पर गांव के दबंगों पर लड़की के पिता को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। इलाज के दौरान पीड़ित पिता की मौत हो गई। आरोप है कि लड़की के पिता ने अपनी बेटी के साथ हुई छेड़खानी के खिलाफ दबंगों की शिकायत की थी, जिससे भड़के दबंगों ने लड़की के पिता को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो ऐसा नहीं होता। उधर पुलिस का कहना है कि पत्नी से हुए विवाद के बाद पीड़ित ने खुद को आग लगा ली। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि मृतक की बकरी दूसरे के खेत में चली गई थी, जिसको लेकर मारपीट हुई थी। हालांकि मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की बहू सारा सिंह की मौत के मामले में उनकी मां सीमा सिंह ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उनके परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने CBI जांच की मांग पर भी विचार करने का भरोसा दिया। आपको बता दें कि सड़क हादसे में रहस्यमय तरीके से सारा की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार की शिकायत पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का केस दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मंगलवार को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर पहुंचे और नई गवर्निंग बॉडी और अध्यक्ष के खिलाफ जंग का ऐलान किया। मंगलवार को अचानक वो श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम पहुंचे और सोमवार को क्रिकेट संघ के चुनाव में चुने गए नए अध्यक्ष और गवर्निंग बोर्ड को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वो उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने धोखा दिया है। फारूक ने कहा कि वो बेकसूर हैं और जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में हुए घोटाले के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। भारतीय टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा और उनके पति पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ एक डांस वीडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें दोनों जोड़ी अपने दोस्तों के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं और जमकर मस्ती कर रहे हैं। 2016 में भारत में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू की घोषणा कर दी गई है। बेंगलुरु, चेन्नई, धर्मशाला, मोहाली, मुंबई और नागपुर में मैच खेले जाएंगे, जबकि T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कोच विवाद पर अपनी राय मीडिया के सामने रखी। बत्रा का कहना है कि कोच पॉल वेन के साथ कोई विवाद नहीं हुआ। वो खुद भारत वापस नहीं आना चाहते हैं, इसलिए वो मीडिया में गलत बातें फैला रहे हैं। अगर खेल मंत्रालय कहता है कि उनकी जरूरत देश को है, तो मैं खुद हॉलैंड जाकर उनको लेकर आऊंगा। रेसलर संग्राम सिंह की फाइट का वीडियो रिलीज हो गया है। संग्राम सिंह ने WWP कॉमनवेल्थ मुकाबले में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत कर इतिहास रच दिया। संग्राम सिंह ने कनाडा के जो लेजेंड को हराकर जीत हासिल की। इस चैंपियनशिप से पहले उन्हें डेथ वारंट पर भी साइन करना पड़ा था। निर्देशक अनुराग बासु और कटरीना कैफ के बीच तनाव हो गया है। यूनिट के एक सदस्य के मुताबिक कटरीना और बासु के बीच फिल्म के प्रति नजरिए में दूरी रह गई है और अब एक सीन गलत करने पर अनुराग ने पूरी यूनिट के सामने कटरीना को डांट दिया था और रणबीर ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया था। पाकिस्तान में बजरंगी भाईजान धुआंधार ओपनिंग कर चुकी है और पाकिस्तानी दर्शकों को फिल्म काफी पसंद आ रही है। वैसे भी सलमान खान की फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में अच्छी खासी है। सलमान खान की फिल्म यहां 2 पाकिस्तानी फिल्मों के साथ रिलीज हुई, लेकिन फिल्म ने दोनों पाकिस्तानी फिल्मों को पछाड़ दिया। वरुण धवन को रणबीर और अर्जुन कपूर के साथ तुलना पसंद नहीं है। इस बारे में वरुण ने कहा कि रणबीर के काम से उन्हें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ ही लोग हैं जिन्हें वह वाकई में काफी करीब समझते हैं और जिन्हें वह अपना दोस्त भी कहते हैं। रणबीर, अर्जुन और सलमान भाई को वह बचपन से जानते हैं।